हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर 6 था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए हो फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। फटाफट आप अपना कॉपी पेन निकाल लो, लीड लगा लो। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनना और लिखते चलना। ठीक है दोस्तों, पार्ट 2 जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, पार्ट 2 फटाफट देखिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको जो पार्ट 1 मैंने करवाया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो पार्ट 1 क्या करते हैं, पार्ट 2 के इसके आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें ना पहला ये है टॉपिक हमारा आगे का कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, ये टॉपिक है। ठीक है, शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध आपको पता है शीत युद्ध क्या था, बताया था। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच विचारधारा को लेकर होने वाला टकराव। ठीक है, शीत युद्ध कहलाया, जिसमें अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, उसको फैलाना चाहता था, और जबकि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को मानता था और उसको फैलाना चाहता था। समझ में आ गया दोस्तों, यही था शीत युद्ध। और देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी शीत युद्ध की, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब 1945 के बाद। और कब से कब तक चला, 1991 तक। जीता कौन, अमेरिका, हारा कौन, सोवियत संघ। ठीक है, तो वही कहता है भाई शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, मतलब यूएनओ में सुधार की। अब देखते हैं क्वेश्चन इसमें आप पूछता क्या है। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है, ये हमारा क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन देता है, 2 से 3 नंबर का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद में सुधार होना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ क्या है, अर्थ है सुरक्षा परिषद में सुधार। संयुक्त राष्ट्र में सुधार, सुरक्षा परिषद में सुधार होना। कारण बताइए, क्वेश्चन समझो। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का अर्थ क्या है, सुरक्षा परिषद में सुधार। कारण बताओ भाई, सुरक्षा परिषद में क्या सुधार की जरूरत है, बताओ। तो देखो आंसर ये है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह की बुनियादी सुधारों का मसला है। हर देश इसमें लगभग आरोप लगाते हैं, मांग उठाते हैं कि भाई पहला, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार की जाए फर्स्ट। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की जो बनावट है ना, उसमें थोड़ा चेंजेस आए और इसकी प्रक्रिया प्रोसेस में, इसके ढांचे में थोड़ा बदलाव आए, पहला ये। दूसरा कहता है कि भाई सबसे बड़ी मांग दूसरा ये है, और लगभग सभी देशों की चिंता है कि विश्व के देशों की चिंता है, दूसरी चिंता है भाई सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद है ना, दूसरा अंग सुरक्षा परिषद को लेकर है। इनका कहना है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या तो खूब बड़ी है ना। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल सदस्य संख्या कितनी है सुरक्षा परिषद में, 15, और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। तो कहता पहले 7 थी, 10 हो गई। तो वहीं अस्थायी सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये स्थिर रही है, शुरुआत में भी 5 ही था और अभी तक 5 ही है। ठीक है, और उन 5 देशों का प्रभाव है सुरक्षा परिषद में, यूएनओ में। ठीक है, ये लोग अपना दबदबा बनाते हैं, कौन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। ठीक है, ये 5 देश हैं जो क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं। ठीक है, अपना वीटो का पावर इस्तेमाल करते हैं। तो वही कहता है कि भैया सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या और बढ़ाई जाए। ठीक है, समझ में आ गया, ये 2 सुधार कहने की बात करता है। आगे क्वेश्चन है, विश्व के देशों के सामने नई नई चुनौतियां कौन कौन सी है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन देता है, 2 से 3 नंबर का। आपको ये पॉइंट में लिखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, विश्व के देशों के सामने नई नई चुनौतियां कौन सी है। ठीक है, हर देशों की लगभग चुनौतियां कौन कौन सी है, नई नई चुनौतियां बताना है। तो देखो पहला है जनसंहार, ये आपको पॉइंट वाइज लिखना है और एक्सप्लेन करना है लाइन वाइज। ठीक है, एक एक 2 लाइन में। जनसंहार, तो भैया जनसंहार हर देश की समस्या है। जनसंहार
जन मतलब लोग, संहार मतलब एक दूसरे को मारना काटना, ठीक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार काट रहा है, समझ में आया। गृह युद्ध, भाई हर देशों की समस्या है ये भी, ठीक है। देशों में गृह युद्ध हो रहा है जिससे वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जातीय संघर्ष, भाई दो देशों के बीच जातीय संघर्ष आपस में, ठीक है। उदाहरण दे दो भारत और श्रीलंका का, सिंगली और तमिल का, ठीक है। ये भी एक समस्या है विश्व के देशों के सामने। आतंकवाद, बढ़ता हुआ आतंकवाद, भाई आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। आतंकवाद जो लगभग सभी देशों की समस्या है, तो इसको सभी देशों से आतंकवाद को हटाया जाए, मिटाया जाए, ख़त्म किया जाए। और जलवायु परिवर्तन सबसे टॉप पे है, जो जलवायु परिवर्तन है ना, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, जलवायु, विश्व की जलवायु बदल रही है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, समय पर बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, धरती इतनी गर्म हो रही है। तो ये समस्या है, समझ में आया दोस्तों, ठीक है। फटाफट लिख लो आप, और जो समझ में ना आया कमेंट जरूर करके पूछना, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, फिर कर लो इसको। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गाइस, तो इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसका जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ध्यान देना और लिख लेना, ठीक है। बाद में मत कहना फिर। देखो, अब हम जानेंगे कि भाई सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता है, स्थायी देश और अस्थायी, ठीक है, स्थायी और अस्थायी सुरक्षा परिषद में मेंबर बनने के लिए, सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए होती है, कौन कौन से मानदंड सुझाए गए हैं, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ठीक है दोस्तों। देखो, सुरक्षा परिषद, क्वेश्चन समझ लो, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता, मतलब वहां उसका मेंबर बनने के लिए, कहाँ का, सुरक्षा परिषद का, किसमें, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। इसका मेंबर बनने के लिए, मतलब इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मानदंड सुझाए गए हैं। मानदंड मानिए कौन कौन सी योग्यता, कौन कौन सी काबिलियत चाहिए उस देश को, ठीक है, ताकि सुरक्षा परिषद में स्थायी या अस्थायी का सदस्य बन सके, ठीक है। देखो, यही क्वेश्चन घुमा के आता है जो तुम्हारा अभ्यास में 9वां क्वेश्चन है। देखो फटाफट देखो, शर्माओ मत, देखो फटाफट, अभ्यास का तुम्हारा 9वां क्वेश्चन, भारत के नागरिक के रूप में, खोल लिया, देखो, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ो 2 बार, अपने प्रस्ताव को चित्त सिद्ध कीजिए, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन आए तब तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक, और ये आए तो हमें इसी में थोड़ा सा अपना शब्द जोड़ देना बस, और कुछ नहीं करना। हेडिंग सेम रहेगी यही, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, समझ में आया, ठीक है। और इन दोनों में से एक आता ही आता 6 नंबर का, 4 से 6 नंबर का, ठीक है। 6 पॉइंट लिख दिए हैं। देखो, पहले ये समझा देता हूँ, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मानदंड, तो ये मानदंड है, ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे भाई। पहला है, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, तो इसको कैसे बड़ा करेंगे कि भैया यूएनओ के स्थायी और अस्थायी, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी का सदस्य बनने के लिए उस देश का आर्थिक ताकत क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, सैन्य ताकत का मजबूत होना, कि स्थायी व अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए उस देश का सैन्य ताकत भी मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इतना होना चाहिए कि देशों को, दूसरे देशों को टक्कर दे सके, मतलब पूरा ही ख़त्म नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है, यूएनओ के बजट में योगदान करने वाला देश होना चाहिए। भाई यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता या अस्थायी सदस्यता, ठीक है, उसका सदस्य बनने के लिए यूएनओ के बजट में क्या होना चाहिए, योगदान करने वाला देश होना चाहिए, ठीक है। जो योगदान नहीं करता है वो नहीं इसका भागीदारी होगा। उसके बाद बड़ी आबादी वाला देश हो, ठीक, जो इसका सदस्यता प्राप्त करना चाहता है वो देश क्या हो, एक बड़ी आबादी वाला देश हो, उसकी एक जनसंख्या हो बड़ी,
छोटी मोटी नहीं। उसके बाद वो देश लोकतंत्र होना चाहिए पूरा, ठीक है, लोकतंत्रीय देश हो और वो मानव के अधिकारों का भी समर्थन करता हो, साथ साथ मानवाधिकारों मतलब मानव के अधिकारों को समर्थन करता हो, बढ़ावा देता हो, ऐसा देश होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसा देश हो जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता है। समझ में आया? देखो अभी समझ में आएगा। ये भारत है, समझना। देखो थोड़ा सा खराब बन गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये भारत है, तो भारत के भूगोल की बात करें तो भारत की, अगर भारत अपना भूगोल के बारे में बताया तो क्या बताया कि भैया हमारे यहाँ उत्तर पूर्व में क्या है, हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत की श्रृंखला फैली हुई है। उसके बाद तीनों ओर क्या है, समुद्र है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, दोनों साइड द्वीप है, लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो ये इसका भूगोल हो गया, समझ में आया। भाषा संस्कृति है, एक अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो ऐसा देश हो जो अलग पहचान रखता हो, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो जब ये आएगा तब तो आप ये लिखोगे, अब ये आएगा तो आप क्या लिखोगे। देखो क्वेश्चन समझ में आया। भारत के नागरिक के रूप में मतलब आप भारत के एक नागरिक हैं और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता, मतलब भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, इसके पक्ष में आप क्या कहेंगे, ठीक है। सुरक्षा परिषद में क्या मिले, भारत को स्थायी सदस्यता मिले। अब इसके पक्ष में आप क्या तर्क दोगे। देखो पहला तर्क देंगे कि भैया बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। हाँ भाई, भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत वाला देश है, हमें ऐसे लिखना है। हमें सिर्फ अपने शब्द जोड़ देने हैं भारत, ठीक है, भारत का नाम जोड़ देना बस, बाकी सारी हेडिंग वही रहेगी कि भाई स्टार्टिंग में तो लिखो हम भारत के नागरिक के रूप में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने के लिए कई पक्ष रखेंगे, ठीक है, जो निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है भाई बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए कि भाई भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है, ठीक है, और उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो रही है, ठीक, जो भारत में जो विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर फोर्थ फिफ्थ पोजीशन में आ रही है। उसके बाद सैन्य ताकत में मजबूत, तो भाई ये भी है कि भारत की सैन्य शक्ति बड़ी ही बेजोड़ होती जा रही है, मजबूत है, ठीक है, और इसके पास भी काफ़ी बड़ी सेना होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज़ है, तकनीकी है, ठीक है, एक मजबूत सेना है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देख लो, भारत जोड़ दे रहे हैं बस नाम। यूएनओ के रक्षा बजट में योगदान करने वाला भी देश है भारत, यूएनओ के रक्षा बजट में योगदान भी करता है, तो इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ऐसा लिख दो, हर पॉइंट में लास्ट में लिख दो कि स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए भारत को। बड़ी आबादी वाला देश, ओ भाई इसमें तो नंबर 1 है। इसमें तो पहले आप बताओ कि भाई भारत जो है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, ठीक है, क्या है, बड़ी आबादी वाला देश है, भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो भाई सदस्यता तो मिलनी चाहिए ना, फर्स्ट पोजीशन पे तो है। अच्छा, भारत ये भी है भाई, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है और मानव के अधिकारों का भी साथ साथ समर्थन करता है, तो सदस्यता तो मिलनी ही चाहिए सुरक्षा परिषद में, स्थायी सदस्यता। उसके बाद भारत एक ऐसा देश है जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की क्या करता है, नुमाइंदगी करता है, बस खत्म। क्या अलग से जोड़ा मैंने, यहाँ पे जोड़ दिया भाई खाली भारत, कि भारत अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज से विश्व स्तर पर अलग पहचान रखता है, ठीक है, बस खत्म, हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये दूसरा, ठीक है ना, समझ में आया। कभी कभार ये आ जाता है, कभी कभार ये आ जाता है, ठीक है, कुछ भी आए आपको यही लिखना है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, कर लो फिर इसको। तो गाइस इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है इसका, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए
प्रासंगिक का मतलब होता है महत्व। क्या होता है दोस्तों? महत्व, महत्वाकांक्षी या इम्पोर्टेंस। किसको? यूएनओ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कहता कौन कौन से कदम उठाए गए हैं देशों द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का दे देता है। ठीक है दोस्तों, देखो पहला है, जैसे कि मैंने लिख दिया तो लिख लेना फटाफट। ठीक है ना, पहला जो कहता है शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि यूएनओ में ना अब क्या हो रहा है, अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूएनओ, बताऊंगा अगला क्वेश्चन कि यूएनओ का कैसे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो वही कहता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र को ज़्यादा महत्व बनाने के लिए, महत्वाकांक्षी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए गए। तो कौन कौन से हैं? तो वही पहला कहता है शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया है ताकि विश्व में शांति स्थापित कर सके। और दूसरा, मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई है। इसको थोड़ा थोड़ा आपको लाइन बढ़ाना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं और फालतू पढ़ाता ही नहीं। ठीक है ना, जितना लिखना उतना ही हम बताएंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, गचर पचर ज़्यादा नहीं करना है। मानवाधिकार, जहाँ जहाँ मानव के अधिकार का उल्लंघन होता है वहाँ के मानवाधिकार का मानवाधिकार जहाँ पे उल्लंघन होता है, जहाँ के मानव के अधिकारों को समर्थन नहीं मिलता है, वहाँ पे मानव के अधिकारों को फिर से लागू करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद थर्ड, हर रूप रीति, मतलब हर तरह के आतंकवाद की निंदा की गई है। हर तरह के आतंकवाद, जो भी जितने भी तरह के आतंकवाद होते हैं उन सबको ख़त्म करेंगे। ठीक है, और फोर्थ है भाई एक लोकतंत्र का गठन, एक लोकतंत्र का गठन किया गया है। ठीक है, लोकतंत्र को विश्व के देशों में ज़्यादातर लोकतंत्र फैलाने के लिए। उसके बाद न्यायशीलता परिषद की समाप्ति की गई, उस पर सब सहमति हुई 1994 में। इससे पहले पढ़ाया था ना यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से है, उसमें न्यायशीलता परिषद। समझ में आ गया? यही है ना, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन देता है। लेफ्ट हैंड साइड होगा तुम्हारा, पेज नंबर है, ये पेज नंबर बता देता हूँ। देखो राइट हैंड साइड दिया हुआ है पेज नंबर 89 पे, ग्रीन वाला डिब्बा होगा। विश्व बैंक की स्थापना यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई और इसके कार्य बताइए, ये क्वेश्चन देता है 2 से 3 नंबर में। ठीक है, देखो तो विश्व बैंक की जो स्थापना है ना वो वर्ष 1944 या 1945 में की गई है। ठीक है, कहीं कहीं 44 लिखा है, कहीं कहीं 45 लिखा है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने दोनों लिख दिया है, किसी किसी बुक में 44 लिखा होगा, किसी में 45 लिखा होगा। उसके बाद कार्य देखो, दोनों चलेगा। ठीक है ना, कार्य तो भाई वर्ल्ड बैंक का जो कार्य है वो मानव विकास पे, शिक्षा के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि ग्रामीण विकास में सिंचाई, ठीक है, और प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों को क्या करती है, लागू करने का काम करती है। ये इसका कार्य है। एंड देन सेकंड जो है वो देशों को, इसके जो भी सदस्य देश हैं सभी देशों सदस्यों को आसान में ऋण देता है। क्या देता है? ऋण उपलब्ध करवाता है और देशों को अनुदान देता है। जो ज़्यादा गरीब है और जो ज़्यादा गरीब देश है ना, देखो अनुदान का मतलब होता है वो पैसा जो वापस ना लिया जाए। ठीक है, ये पैसे वापस नहीं लिए जाते जो दिए जाते। समझ में आ गया? क्लियर है? कितना आसान भाषा में समझ में आ गया? तो नोट डाउन फटाफट कर लो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है, कारण बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ये भी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर यानी यूएनओ के अंदर, उसके भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है, कारण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ऐसा भी आता है कि 1991 के बाद यूएनओ में अमेरिका का खास प्रभाव है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखो 1991 में आपको ध्यान है क्या हुआ था, सोवियत संघ टूट गया था, है ना। तो देखो यूएनओ में खास प्रभाव किसका है, अमेरिका का है। अब क्यों है, तो उसके कई कारण हैं, वही कारण हमें बताने हैं। ठीक है, देखो यूएनओ में ना अमेरिका अपना दबदबा बना रखा, प्रभाव जमा रखा है। उसके कुछ कारण है, वो ये है, आप लिख लो फटाफट, ये 6 नंबर का आता है। ठीक है ना, देखो फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सोवियत संघ का एक महाशक्ति का टूटना, भाई अमेरिका का यूएनओ में प्रभाव बढ़ गया, जम गया। क्यों? क्योंकि उसको टक्कर देने वाली कोई महाशक्ति नहीं बची।
1991 में सोवियत संघ जो थी टक्कर देने वाली बराबर की, वो टूट गई। इस वजह से इसका प्रभाव बढ़ गया है। सेकंड क्या है, विश्व स्तर पर एक महाशक्ति अमेरिका का होना। सोवियत संघ के टूटने के बाद विश्व में एक महाशक्ति रह गई, जिसकी वजह से इसका प्रभाव अमेरिका में, उसका यूएनओ में बढ़ गया है। ठीक है, बस खत्म। और क्या करना है इसमें, ठीक है ना, कितना आसान भाषा में हो गया। थर्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर सबसे ज़्यादा जो बजट में, यूएनओ के बजट में सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है दोस्तों, वो अमेरिका देता है। इस वजह से भी इसकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, यूएनओ में सबसे ज़्यादा अधिकारी, सबसे ज़्यादा जो नौकरशाह काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के नागरिक हैं। अब भाई सबसे ज़्यादा अमेरिका के नागरिक है, तो अमेरिका का प्रभाव होगा नहीं होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया? जैसे तुम्हारे घर में अगर ज़्यादा बंदे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, एक पुलिस में, एक डॉक्टर में है, ठीक है, तो तुम भी छाती चौड़ी करके चलोगे ना, ऐठ में चलोगे। समझ में आया? उसके बाद आगे, यूएनओ अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है। यूएनओ कहाँ है? अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है, उसकी भूमि में स्थित है। जैसे ये अमेरिका है, तो यूएनओ भी इसके ही देश में स्थित है। समझ में आया? इस वजह से इसका प्रभाव और बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका एक वीटो पावर वाला देश है। अगर इसके हित में या इसके साथी देश, जो भी इसके पड़ोसी देश है, अगर इसके हित में कोई प्रस्ताव नहीं होता, तो ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को रोक देता है, क्योंकि वीटो है ही इसलिए। समझ में आया? इसलिए इसका पावर अधिक है इसमें। उसके बाद अमेरिका की जो वित्तीय और सैन्य ताकत, ये सब बेजोड़ है। ठीक है, सभी देशों की तुलना में। अब कोई देश इस पर रोक नहीं लगा पा रहा है, इस वजह से यूएनओ में इसका प्रभाव बढ़ जा गया था। समझ में आ गया? और ये कभी कभार क्या करता है, यूएनओ की अनदेखी भी कर देता है, इस वजह से। समझ में आया ना? क्लियर है? आगे बढ़े, कर लो फिर इसको। मैं नहीं मानता। तो इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। देखो क्वेश्चन है कि भाई WTO की स्थापना कब हुई और इसके कार्य बताइए। तो WTO के, जैसा कि आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो WTO के बारे में जानते होंगे। ठीक है, देखो WTO की स्थापना, WTO क्या है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन इसका फुल फॉर्म है। कब हुई इसकी स्थापना? 1995 में। ठीक है, और इससे पहले था GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, यही था। तो 1995 में इसकी स्थापना हुई। अब कार्य तो आपको पता ही है भाई, विश्व व्यापार से जुड़े नियम और कानून क्या करता है? तय करता है। व्यापारिक से जुड़े नियम कानून तय करता है। ठीक है, लेकिन कुछ देश आरोप लगाते हैं WTO पे, विकासशील देश आरोप लगाते हैं कि भाई विकसित देशों का ये, उस पर शुल्क कम लगाते हैं व्यापार ट्रेड पे, और विकासशील देशों पे ज़्यादा लगाते हैं। तो ये कुछ भेदभाव होता है यहाँ पे। ठीक है, वही आरोप लगाता है। तो ये हो गया WTO। एक नंबर का, दो नंबर का कुछ भी पूछ सकता है। स्थापना कब हुई? ठीक है, फुल फॉर्म बताइए, कार्य बताइए। अगर ऐसे पूछेगा तो 2 नंबर का देगा, और पूर्ण रूप पूछेगा फुल फॉर्म या स्थापना कब हुई तो 1 नंबर में पूछेगा। उसके बाद IAEA, ये बहुत बार पूछा गया है। IAEA का पूर्ण रूप बताइए तथा इसके कार्य बताइए। देखो IAEA जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो इसकी स्थापना हुई वो हुई 1957 को। अब नाम से पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, मतलब ये परमाणु अणुबम, परमाणु का अणुबम भी बोलते हैं, न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं। तो यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, और साथ ही कहता है कि भैया सैन्य मामले में परमाणु का इस्तेमाल नहीं करे, है ना, उसको रोकने की कोशिश करती है। समझ में आया? ठीक है, ये इसके कार्य हैं। तो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, उसके बाद IMF हो गया, WTO हो गया, ये सब, इनमें से एक क्वेश्चन आपके आना है। ठीक है ना? क्लियर है? आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इनके आंसर मैंने लिखे नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, आसान भाषा में आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो सुनता ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझो पहले। शीत युद्ध के बाद 1991 से आए बदलाव बताइए। 1991 से आए बदलाव का वर्णन कीजिए। ये मिलेगा आपको पेज नंबर 88। ठीक है, पेज नंबर 88 देखो, जहाँ पे यूएनओ का 60 साल दिखा रहा है, उसके नीचे डॉट डॉट में। ठीक है, तो शीत युद्ध के बाद 1991 से आए बदलाव, कौन कौन से बदलाव आए ये आपने दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। सेकंड चैप्टर है ना, सोवियत प्रणाली वाला। तो 1991 में क्या क्या बदलाव आया? भाई सोवियत संघ टूट गया, विश्व में एकमात्र महाशक्ति रह गई अमेरिका। ठीक है, और
अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया उसको, और सोवियत संघ को रूस का उत्तराधिकारी बना दिया गया, है ना। रूस को उत्तराधिकारी बना दिया सोवियत संघ का, और चीन, और आगे क्या, चीन बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो बस यही है इसका, ये तो आपको पता ही है, आप कर लोगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो। इसमें भारत की तरफ से पक्ष बताइए, आप भारत की तरफ से कैसे समर्थन करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 92। ठीक है, पेज नंबर 92 में देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, ये टॉपिक है, मिला। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये 6 नंबर का देता है दोस्तों, ये भी कई बार आ चुका है कि भाई यूएनओ में बदलाव हो, उसमें सुधार हो, इसमें भारत की तरफ से आप क्या प्रमाण देंगे, कैसे पक्ष देंगे। ठीक है, भारत की तरफ से क्या बताएंगे, तो भैया हम ये बताएंगे कि यूएनओ में बदलाव हो, उसके ढांचे में बदलाव आए, भारत ये चाहता है। ठीक है, उसके बाद भारत उसके ढांचे को लेकर बदलाव हो, इसका समर्थन करता है, और ये कहता है भारत, दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि भारत का कहना है कि भाई यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये देशों के क्या करे, विभिन्न देशों में विकास को बढ़ावा दे। ठीक है, और थर्ड कि भाई भारत जो है ना शुरुआती से ही वो सुरक्षा परिषद को लेकर चिंतित है, उसमें बदलाव करने की कोशिश कहता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखोगे कि भैया भारत का कहना है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी, किसकी, अस्थायी सदस्यों की सदस्य संख्या तो खूब बड़ी है। ठीक है, अस्थायी सदस्यों की संख्या बड़ी है, लेकिन वहीं स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी है। तो भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी और स्थायी दोनों सदस्यों की संख्या का बढ़ोतरी का समर्थक है, दोनों की संख्या बढ़ाना चाहता है। अगला पॉइंट लिखोगे कि भारत क्या का कहना है कि आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बड़ी है, लेकिन वही सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, अस्थायी की सदस्य संख्या स्थिर रही है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 की 5 ही है, जो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन वही आम सभा में कितने सदस्य हैं, 193, उसमें कहता है खूब बड़ा है। समझ में आ गया। तो ये भारत की तरफ से पक्ष आप बताना है, यही पॉइंट्स है, आप ये पढ़ लो, पैराग्राफ निशान लगा लो जो मैंने बताया। ठीक है, तो अब बस इसके बाद एक और है, वो बता देता हूँ, फुल फॉर्म लिख देता हूँ, जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो बुक निकाल लो, मैं फटाफट बता देता हूँ। पेज नंबर देख लो फटाफट, चलो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, मैं लिख ही देता हूँ मिटा के, ध्यान से लिख लेना दोस्तों। ये जो फुल फॉर्म मैं अब लिखूंगा, ठीक है ना, वही कई बार रिपीट होते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, और इसके फुल फॉर्म जो लिखूंगा वो याद कर लेना, तो ये आ सकते हैं। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं, आप ध्यान से नोट कर लेना। पेज नंबर 85 से जो यूएनओ के अंग है मैं उसी में से बता रहा हूँ। तो पहला तो देखो लिखता हूँ, ठीक है ना, यूएन, यूनाइटेड, ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद यूएनडीपी, इसके बाद यूनिसेफ है, यूनिसेफ, उसके बाद WTO, ठीक है, उसके बाद ILO, उसके बाद बता देता हूँ, बता रहा हूँ, चिंता मत करो। उसके बाद यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को बहुत बार आया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद WHO, ठीक है, WHO है ना, उसके बाद IMF, ये तो आप पढ़ ही लिए हैं, है ना, इनमें से बहुत है जो आपने पढ़ लिया है। IMF हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, है ना। बस यही वो खास है जो कई बार रिपीट हो जाते हैं, इसके फुल फॉर्म आप याद कर लेना। समझ में आ गया। इसमें से बहुत आपने कई पढ़ा भी है,
उसके बाद पेज नंबर 87 पे आ जाओ, जो रह गया है वो बता देता हूँ। पेज नंबर 87, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ये जो आप देख रहे हैं, ये चित्र, ये फोटोज जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, मैथ में अभी आता है वैसे ही पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें यही बता रखा है महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। पहला इसमें आपको क्या करना है, कौन सा महासचिव क्या नाम है और कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से देश से, तो आपको बस यही याद करना है, देश और उसके नाम, ठीक है। मैप में पूछता भरने के लिए, वैसे भी पूछ लेता है ये महासचिव कहाँ का था, जैसे ड्रैगली नॉर्वे, डैग हैमरशोल्ड दूसरा स्वीडन, तीसरा यूथोंट म्यांमार, चौथा कुर्तवाल्डविहिम ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद जेवियर पेरिस द कुइयार पेरू, बुतरस घाली मिस्र, कोफी अन्नान ये घाना से है, बान की मून ये कोरिया से है। 8 हो गए। और जो 9वां है दोस्तों वो है तुम्हारा करंट का 1 नंबर का पूछ लेता है, ज़्यादा बार पूछा गया है, एंटोनियो गुटारेस। कौन है? एंटोनियो गुटारेस, और ये है पुर्तगाल से। कहाँ से दोस्तों? पुर्तगाल से। ये वर्तमान का महासचिव है, ठीक है। 9 हो गए। चलो अब आगे देखते हैं और क्या रह गया। उसके बाद इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 वीटो वाला पावर कौन सा देश है, तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, ये 5 वीटो वाले हैं, ठीक है। हो जाएगा। आगे देखें। और पेज नंबर 91 पे किस ने वीटो का पावर कितना बार इस्तेमाल किया है, ये स्ट्रक्चर देख लेना, बस खत्म। और अब आप अभ्यास पे आ जाओ। अभ्यास के भी क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो अभ्यास पे तुम्हें ये अभ्यास का छठा क्वेश्चन, ये खाली स्थान जो है ये कई बार इनमें से 1-2 उठा लेता और दे देता क्वेश्चन। तो इसमें से भरो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति लाना, पहला। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद महासचिव का है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी? 5 स्थायी और 10 अस्थायी है। उसके बाद डैश संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटारेस। उसके बाद मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय है 2 स्वयंसेवी संगठन। तो 2 स्वयंसेवी संगठन दोस्तों जो है वो है, एक तुम्हारा 96 पेज नंबर ह्यूमन राइट्स वॉच, एक ये है, और दूसरा पेज नंबर 95 सबसे नीचे एमनेस्टी इंटरनेशनल, दिखा 95 पे सबसे नीचे, एक ये है और दूसरा 96 पे ह्यूमन राइट्स वॉच है। ये 2 स्वयंसेवी संगठन है दोस्तों, ठीक है। ये पूछता है स्वयंसेवी संगठन के नाम बताइए। अब आ जाओ पेज नंबर 98, 8वां क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। तो आप बता दोगे 2 नंबर का। उसके बाद 9वां 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन दे। मतलब भारत को स्थायी सदस्यता, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए आप भारत की तरफ से क्या पक्ष देंगे भारत के नागरिक के रूप में? तो बता दोगे, बता दिया था वो, कर लेना, समझ गए बस। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें। तो भाई बता दो कि हाँ भाई सुरक्षा परिषद में, यूएनओ में बदलाव का मतलब सुरक्षा परिषद में बदलाव। तो बता दो कि भैया बिल्कुल सभी देशों का कहना है, सभी देशों की मांग है। क्या मांग है? कि भाई लगभग हर अंगों में सदस्य संख्या ग्रोथ हुई है, बढ़ी है, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की संख्या वहीं की वहीं है, वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भाई भारत को सुरक्षा परिषद में, भारत के पास मैंने बताया था सारी मानदंड है, सारी योग्यता काबिलियत है, फिर भी उसको सुरक्षा परिषद में सदस्यता क्यों नहीं मिल पा रही है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई पहला 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल पा रही है। तो पहला है कि विदेशी पश्चिमी देशों द्वारा किया जा रहा तीव्र विरोध। क्या है? पश्चिमी या पड़ोसी देशों द्वारा किया जा रहा तीव्र विरोध। क्या है? तीव्र विरोध, ठीक है, पहला। और दूसरा परमाणु, वो वीटो पावर वाले देश क्या करते हैं? वीटो लगा देते हैं। वीटो शक्ति वाले देश क्या करते हैं? वीटो लगाकर मना कर देते हैं, नहीं देना भारत को। और पश्चिमी या पड़ोसी देश क्या कहते हैं?
कि भाई अगर भारत को स्थायी सदस्यता दी जाएगी तो हमें भी दो। इसमें ब्राज़ील भी कहता है, ठीक है, अफ्रीका के कोई देश है। उसके बाद पाकिस्तान भी मांग करता है कि अगर भारत को दोगे तो हमें भी देना पड़ेगा, इसलिए भारत को नहीं मिल पाता है। जैसे घर में 2 लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो अगर अपने पिता से कहती है, पिता कपड़े दिलाने के लिए, जूते वगैरह दिलाने के लिए, एक ने कहा तो चलो मान गया, पिता ने दिलाने की बात कह दी, लेकिन वही देखा देखी में दूसरी ने सुना तो उसने ही बोला मेरे को भी दिलाओ, तो वहीं पैसे वैसे ना होने के चक्कर में पिता फिर दोनों को ही मना कर देता है, नहीं दिलाऊंगा किसी को, है ना। तो सेम वैसे यहाँ पे होता है। भारत को नहीं मिल पाने के पीछे रीज़न यही है कि पड़ोसी देश कहते हैं अगर उसको दोगे तो हमें भी दो भैया। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये हमारा चैप्टर हुआ यहीं पे समाप्त, ठीक है। बाकी उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते फिर अगले वीडियोज़ में। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना दोस्तों फिर।